नमस्कार। बीए पार्ट द्वितीय समाजशास्त्र का जो पुस्तक है भारतीय समाज मुद्दे तथा समस्याएं, उसका द्वितीय पेपर है और उसमें हम पूर्व में बताया जा चुका है कि अपराध के लक्षण, उसके अपराधियों का वर्गीकरण। आज हम बात करेंगे अपराध के कारक की, क्योंकि जब हम ये बात करते हैं कि कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो इसका मतलब यह है कि उसके पीछे कोई न कोई कारक अवश्य होता है। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक कारक को महत्व दिया है तो ऑगस्ट कांट ने बौद्धिक कारक को महत्व दिया है। जहाँ तक अपराध की बात आती है तो अपराध के पीछे कई कारक विद्यमान हैं, जिसमें शारीरिक, मानसिक और युद्ध भी इसके लिए उत्तरदायी कारक है। पारिवारिक दशाएं हैं। आज हम इन्हीं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अपराध के कारक का। प्रथम कारक शारीरिक कारक के बारे में। चूंकि अपराध के सिद्धांत में जो कारण संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, उसमें इटली के प्रसिद्ध विद्वान लोम्ब्रासो, गैरीफेलो और एनरिक फेरी ने यह बताया था कि कोई भी अपराधी के द्वारा किया जाता है तो वह अपराधी अपने आप में एक उसका टाइप होता है, एक प्रकार होता है। और यही कारण है कि इटली के यानी कि लोम्ब्रासो, गैरीफेलो और एनरिको फेरी, इनको प्रारूपवादी जो कहा गया था। प्रारूपवादी जो सिद्धांत है वो कहा गया था कि अपराधी का जो है एक टाइप होता है, एक प्रकार होता है, जिसमें शारीरिक संरचना की जो बनावट है वो सामान्य व्यक्ति की तुलना में अपराधी की एक अलग तरह की, जैसे टूटा हुआ नाक है, टूटा हुआ कान है, विकृत शरीर है। तो ये जो फैक्टर है, ये बनावट के जो फैक्टर है, ये अहमियत रखते हैं। तो हम शारीरिक कारक में जो है महत्वपूर्ण मानने वाले विद्वानों में लोम्ब्रासो, जिन्होंने द क्रिमिनल मैन पुस्तक लिखी थी, लोम्ब्रासो ने इसके अंतर शारीरिक कारक में भी कुछ वर्गीकृत किया, जैसे पैतृकता यानी हेरिडिटी, वंशानुक्रमण से जो व्यक्ति को प्राप्त होता है, उसी के आधार पर वह जैसे उसके माता पिता ने कार्य किया है वैसे ही उसकी संतानें भी कार्य करेगी। पैतृकता में जो अगर हम बात करेंगे तो गोरिंग करके विद्वान हैं, उन्होंने द इंग्लिश कॉन्विक्ट पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक में गोरिंग ने 1913 में 3000 अपराधियों का अध्ययन किया और पाया कि माता पिता से दूर रहने के पश्चात उसकी संतानों ने वही अपराध किए जो उसके माता पिता ने किए थे। विंसिप एक विद्वान हैं, उन्होंने एडवर्ड परिवार का अध्ययन किया और यह पाया कि उनकी संतान ने कोई अपराध नहीं किया, यानी कि उनके माता पिता ने भी अपराध नहीं किया तो उनकी संतानों ने भी अपराध नहीं किया। और डुगडेल एवं ईसाबुक तथा गोडार्ड, इन्होंने भी अध्ययन किया। डुगडेल व ईसाबुक ने जुक परिवार का अध्ययन किया और गोडार्ड ने 1912 में काली केक परिवार का अध्ययन किया, जिसमें यह कहा गया कि उसके सारे वंशज अपराधी थे। अपराध का वंशानुक्रमण से सह संबंध ज्ञात करने के लिए लैंग, फ्रीमैन और हल्जिंगर ने भी समान और असमान जुड़वा बच्चों के
अध्ययन किए। कहने का तात्पर्य यही है कि इन विद्वानों ने यही कहा है कि माता पिता से वंशानुक्रमण में जो विशेषताएं प्राप्त होती है, जो माता पिता ने अपराध किए वही अपराध उनके संतानों ने किए। इसका तात्पर्य यही है कि पैतृकता एक महत्वपूर्ण कारक इसमें अपराध के लिए रहा है। दूसरी बात अगर हम कहें तो शारीरिक अयोग्यता। शारीरिक अयोग्यता का तात्पर्य यही है कि जब, जैसे कि लोमब्रासो ने कहा कि शरीर विक्षिप्त अवस्था में है या जैसे शरीर में विकृति है, तो विकृति वाले जो मनुष्य है, व्यक्ति है, उनका शरीर यदि विकृति है उनमें, तो उनमें आम नागरिकों की तुलना में इंफीरियरिटी यानी हीनता की भावना पैदा हो जाती है और इसी हीनता की भावना के आधार पर वह अपराध करता है। इस कारक को मानने वाले में राल्फ बाने जो है वो प्रमुख विद्वान के रूप में रहे हैं। तीसरी अगर हम शारीरिक कारक की बात करें तो इसमें बीमारी, क्योंकि अधिक समय तक बीमार रहने वाला जो व्यक्ति है उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है और आगे चलकर यही चिड़चिड़ापन अपराध को जन्म देता है। शरीर में अधिक शक्ति, कमजोरी, शरीर का अत्यधिक विकास या अविकसित अंग के कारण भी व्यक्ति में हीनता की भावना आ जाती है। कहने का तात्पर्य हीन भावना के कारण भी व्यक्ति अपराध करते हैं। अगली बात अगर हम कहें शारीरिक कारक में तो एज फैक्टर, आयु एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में हो सकता है। अपराध एवं आयु इन दोनों में सहज संबंध पाया जाता है। अगर हम देखें तो सामान्यतः 20 से 24 वर्ष की आयु में अपराध अधिक होते हैं। बचपन एवं वृद्धावस्था में जो है अपराध की दर सर्वथा, अगर हम उनकी आयु के बारे में, जैसे इंग्लैंड में पुरुषों द्वारा सर्वाधिक अपराध 12 से 15 वर्ष की आयु में तथा स्त्रियों द्वारा 17 वर्ष की आयु में किए जाते हैं। इसकी तुलना में अमेरिका में 18 से 24 वर्ष की आयु में अधिक अपराध किए गए हैं। इसके बाद हम शारीरिक कारक में सम्मिलित करेंगे जेंडर या लिंग को। स्त्री और पुरुष इन दोनों में अपराध की दर किस में अधिक होती है? तो साधारणतः हम ऐसा मानते हैं कि स्त्री का जो कार्य क्षेत्र घर होता है और पुरुष का कार्य क्षेत्र बाहर होता है। तो निश्चित रूप से जो सोशल एक्टिविटी, सामाजिक कार्यविधि है वो पुरुषों पर ज़्यादा होती है और वह बाहर होने के कारण वह सामाजिक क्रिया का महत्वपूर्ण भागीदार होता है। और यही कारण है कि जिस व्यक्ति के द्वारा सामाजिक क्रिया अधिक होगी तो उसके साथ में यह यानी अपराध की दर भी ज़्यादा होगी। चूंकि स्त्री घर पर होती है तो स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक अपराध करते हैं। इसके बाद हम अंतःस्रावी ग्रंथियों को ले सकते हैं। चूंकि हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां ऐसी हैं जो विशिष्ट प्रकार के रस स्रावित करती है, जिसमें यदि यह रस आवश्यकता से अधिक होता है तो इसका प्रभाव शारीरिक क्रियाओं पर पड़ता है। व्यक्ति में संवेग की मात्रा इसी से तय होती है। संवेग अपराध के लिए उत्तरदायी है। जैसे यदि यौन ग्रंथियों में रस स्राव अधिक होता है तो व्यक्ति में कामोत्तेजना बढ़ती है और व्यक्ति यौन संबंधी अपराध करता है। तो ये कारक शारीरिक कारक के रूप में थे। अब दूसरे कारक मानसिक कारक की बात करेंगे और मानसिक कारक के अंतर्गत मंद बुद्धि, भावात्मक अस्थिरता, ये दोनों तथ्य हम रख सकते हैं। जैसे जो व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं वे उचित और अनुचित व्यवहार में भेद नहीं कर पाते। कई बार व्यक्ति की शारीरिक आयु तो अधिक है परंतु मानसिक आयु बहुत कम है। गोडार्ड ने एक सूत्र दिया था कि शारीरिक आयु अपॉन मानसिक आयु गुणित 100 = IQ, यानी IQ निकालने का एक सूत्र था। अब इसी के आधार पर मंद बुद्धि का
पता चलते हैं। इसमें ये कहा गया कि वे न्यूरोटिक साइकोपैथिक रोगों से ग्रसित होते हैं, जिसके कारण से वे अपराध करते हैं। भावात्मक अस्थिरता की बात करें तो अत्यधिक भावुक होने पर व्यक्ति शीघ्र ही उत्तेजित हो जाता है और व्याकुलता पैदा होती है, जिससे परिणाम स्वरूप वह अपराध करता है। हीनता की भावना भी व्यक्ति को अपराध के लिए उत्तरदायी होती है। तीसरा कारक के रूप में यदि हम बात करें तो पारिवारिक दशाएं भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है अपराध के लिए। चूंकि परिवार जो है एक मौलिक इकाई है, व्यक्ति परिवार में जन्म लेता है। परिवार के सदस्यों का प्रभाव निश्चित रूप से, चूंकि यह एक प्राथमिक समूह भी है और प्राथमिक समूह का प्रभाव व्यक्ति पर गहरा पड़ता है। वह परिवार के अंदर विशेषकर माता पिता को वह जिस ढंग से, भाई बहनों को जिस ढंग से वह देखता है उनसे सीखता है, यानी सीखने की सीढ़ी है वह परिवार है, पड़ोस है, मित्र मंडल, ये एक प्राथमिक समूह है। इसके अंतर्गत हम जो कुछ बात करेंगे, जैसे असंतुलित परिवार। इसमें असंतुलित परिवार वह परिवार है जिसमें कोई तालमेल एवं संतुलन न हो और इसका प्रभाव व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। संतुलित परिवार ही संतुलित व्यक्तित्व को जन्म देते हैं। असंतुलित होने पर परिवार तनाव, संघर्ष, परित्याग एवं अशांति पैदा होती है। व्यक्ति परेशानी से बचने के लिए घर से भागना चाहता है और घर से बाहर स्वच्छंद होने पर आपराधिक कार्यों में लग जाता है। इसके बाद हम बात करें तो टूटे परिवार, ब्रोकन फैमिली। ब्रोकन फैमिली का तात्पर्य यह है कि जैसे माता पिता जो है और बच्चे, ये तो एक परिवार है, लेकिन माता पिता में के बीच में यदि तलाक हो जाता है तो वो दोनों अलग अलग रहते हैं। तो ऐसे समय में बच्चों पर जो नियंत्रण है वो नहीं रह पाता है, परिणाम स्वरूप वह अपराधी प्रवृत्ति में संलग्न हो जाता है। अगर तीसरी बात करें तो नियंत्रण का अभाव। कई बार ऐसा होता है जो सामाजिक नियंत्रण है माता पिता का बच्चों पर, वो नहीं हो पाता। जिन परिवारों में माता पिता एवं संरक्षकों का परिवार के सदस्यों पर नियंत्रण नहीं होता है वहाँ अपराध अधिक होते हैं। और अपराधी परिवार, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, और यदि अपराधी प्रवृत्ति के परिवार है तो निश्चित रूप से उसके सदस्य भी, यानी परिवार के जो मेंबर है वो भी अपराधी प्रवृत्ति में संलग्न, और उसके आस पड़ोस वाले भी उनसे सीखते हैं। तो और इसके अलावा अनैतिक परिवार, जिन परिवारों में नैतिकता को महत्व नहीं दिया जाता है, जैसे चोरी, बेईमानी, शराबवर्ती आदि जो घटनाएं होती है उनमें अपराधों की बहुलता ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा चौथे जो फैक्टर की बात करें पारिवारिक परिस्थितियों के अलावा, तो वो आती है आर्थिक परिस्थितियां। देखिए आज के समय में आर्थिक परिस्थितियां काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई हैं, और इसी आर्थिक परिस्थिति, चूँकि वर्तमान समय अर्थ प्रधान है, व्यक्ति के जन्म को महत्व न देकर के कर्म को महत्व दिया जा रहा है, और यह कर्म इकोनॉमिक कंडीशन पर देखा गया कि एक व्यक्ति के पास में कितना है वो चीज़, क्योंकि मैकियावेली ने एक बार कहा था कि व्यक्ति अपने बाप का कर्ज तो भूल सकता है लेकिन अपने से छीनी हुई संपत्ति कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैकियावेली का वो कथन है वो आज भी आधुनिक परिवेश में लागू हो रहा है, उसको देखा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि आर्थिक परिस्थितियों में कौन व्यक्ति अपराध कर सकता है, जैसे निर्धनता। अब जहां व्यक्ति के पास में धन नहीं है, वह गरीब है, और गरीबी के कारण वह उसमें ऐसी स्थिति समाज के प्रति हो जाती है, उसमें कटु भावना पैदा होती है।
इटली के जो विद्वान हैं फोर्नासारी डी वर्सी, उन्होंने लगभग 85% अपराधी गरीब वर्ग के बारे में जो है अध्ययन किया। बोंगर, सिरिलबर्ट, टेपन आदि ने अपने अध्ययन में निर्धनता को अपराध के लिए उत्तरदायी माना है। टेपन ने क्राइम, जस्टिस एंड करेक्शन, उसमें अपराधियों का अध्ययन किया है। दूसरी बात इसमें आर्थिक परिस्थितियों में करते हैं तो आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट के समय महंगाई बढ़ जाती है, उद्योग धंधे ठप हो जाते हैं और लोगों के पास जीवन यापन के साधन नहीं रहते हैं। ऐसी स्थिति में अपराध की दर में वृद्धि होती है। वर्तमान समय में कोरोना विश्व में महामारी के रूप में फैल रही है और जितनी मात्रा में ये, चूंकि पूरा विश्व इस महामारी के जो है आगोश में आ गई है, यानी कि बहुत सारे व्यक्ति मारे गए हैं और ऐसी महामारी के समय में जो है अपराध की दर भी बढ़ी है। बेकारी की बात करें तो बेकारी एक समस्या है और ज़्यादा दिन तक यदि व्यक्ति बेकार रहता है तो निश्चित रूप से निर्धनता यानी दूसरी समस्या को जन्म देता है। तो अगर व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है, वह दूसरों पर आश्रित होता है, तो ऐसे समय में व्यक्ति में निराशा छा जाती है, वह चिंतित और बेचैन रहने लगता है, जिसके कारण फिर वह अपराध करने लगता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्थिक प्रतियोगिता की बात कर सकते हैं आर्थिक परिस्थितियों में, चूंकि आर्थिक प्रतियोगिता आज के युग की विशेषता है। प्रत्येक व्यक्ति अधिकाधिक लाभ कमाना चाहता है, परिणाम स्वरूप गलाकाट प्रतियोगिता हो रही है। वैधानिक एवं गैर वैधानिक तरीकों से व्यक्ति सफल व्यवसायी बनना चाहता है। इसी दौरान वह कानून का उल्लंघन करता है। आज जितनी भी सामग्री मार्केट में अवेलेबल हो रही है 99% मिलावट से हो रही है। यहाँ तक कि खाद्य सामग्री तो पूर्ण रूप से मिलावट हो चुकी है, दूध के अंदर मिलावट आ रही है और मिर्च, हल्दी, इसमें मिलावट आ रही है। यहाँ तक कि सभी चीज़ें जो है 99% वस्तुओं में मिलावट देखने को मिल रहा है। इसका कारण यही है कि ये व्यापारी अपनी जो स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं। इसके बाद में हम बात करें अकाल की। जब देश में अकाल पड़ता है, विश्व में अकाल पड़ता है, तब भी अपराध की दर बढ़ती है, क्योंकि अकाल के कारण जो है जीवन यापन के साधन छिन जाते हैं, व्यक्ति बेसहारा हो जाते हैं, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण जो है वह अपराध की श्रेणी में अग्रसर हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मनोरंजन के बारे में। वर्तमान में मनोरंजन का व्यापारीकरण हुआ है। समाचार पत्र सनसनीखेज खबरें छापते हैं। अश्लील, उत्तेजक और जासूसी उपन्यास का व्यक्ति के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सिनेमा में अपराधी को कभी कभी आकर्षक बनाकर या प्रतिष्ठित बनाकर दिखाया जाता है, उसके प्रति सहानुभूति प्रकट की जाती है और ऐसी घटनाओं से व्यक्ति अपराध के लिए अग्रसर हो जाता है। और अगली बात यदि हम करें तो युद्ध भी जो है अपराध के लिए उत्तरदायी है। युद्ध के कारण कई परिवार नष्ट हो जाते हैं, बच्चे एवं स्त्रियां अनाथ हो जाते हैं, परिवार में नियंत्रण रखने वाला कोई शेष नहीं बचता, अतः बच्चे अपराधी हो जाते हैं। कालाबाजारी, मुनाफाखोरी तथा चोरी छिपे माल ले जाने की प्रवृत्ति में युद्ध के दिनों में विशेष वृद्धि देखने को मिलती है। अगले कारक के रूप में देखें तो न्याय एवं पुलिस व्यवस्था। वर्तमान में न्याय प्राप्त करना बहुत कठिन हो गया है। राजनीतिक दल जब अपराधियों को संरक्षण देते हैं तो अन्य लोगों में भी अपराध की प्रवृत्ति पनपती है। पुलिस भी अपराधियों की रोकथाम में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाती, वरन कई बार तो पुलिस की अपरोक्ष स्वीकृति से ही
अपराध होते हैं। जेलों का अनुपयुक्त वातावरण भी कच्चे अपराधी को दक्ष अपराधी बना देते हैं। अगला जो फैक्टर आता है इसमें अपराध के कारक में औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पर मशीनों के द्वारा उत्पादन ने औद्योगिकरण को जन्म दिया। औद्योगिकरण ने हमारे प्राचीन सामाजिक जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, जिसके कारण बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ और लोगों में गतिशीलता बढ़ी, जाति का नियंत्रण शिथिल हुआ, संयुक्त परिवार टूटे, सामुदायिक जीवन का ह्रास हुआ, मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच संघर्ष बढ़ा, आए दिन हड़ताल, तोड़फोड़, घेराव, तालाबंदी, आगजनी जैसे सामूहिक अपराध होने लगे। कहने का मतलब यही है कि औद्योगिकरण के कारण भीड़ भाड़ युक्त वातावरण पनपा है और भीड़ भाड़ युक्त वातावरण जहाँ होगा वहाँ अपराध की दर भी बढ़ेगी। अगला फैक्टर हम नगरीकरण का लेते हैं। चूंकि औद्योगिकरण और नगरीकरण ये दोनों अवधारणाएं परस्पर संबंधित हैं, इसलिए जो परिस्थितियां औद्योगिकरण के कारण अपराध के लिए उत्तरदायी है वही परिस्थितियां नगरीकरण के लिए भी उत्तरदायी है। संयुक्त परिवार का विघटन भी नगरीकरण के कारण हुआ है। स्त्रियों पर किसी प्रकार का नियंत्रण स्थापित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति एकाकी महसूस करता है और परिणाम स्वरूप वह अपने आप को आइसोलेट मान करके आत्महत्या तक कर लेता है। ऐसे अपराध होते हैं। अगली बात अगर हम करें तो समाचार पत्र, न्यूज़पेपर की कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर भी एक फैक्टर के रूप में अपराध के लिए उत्तरदायी है। समाचार पत्रों में भी जो है आपराधिक घटनाओं को बड़े बड़े मुख पृष्ठ पर छापा जाता है, जिसमें अन्य लोग उसको सीखते हैं। गीता एवं संजय के हत्यारे, रंगा तथा बिल्ला, दस्यु सुंदरी, फूलन देवी के निर्मम हत्याकांडों को सभी अखबारों में मुख पृष्ठ पर छापा गया था। परिणाम स्वरूप लोग इन सभी को जो है वो पढ़ते हैं और कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग इनसे सीखते हैं। धर्म की बात करें तो धर्म भी अपराध के लिए एक कारक के रूप में हो सकता है। जहां एक तरफ धर्म लोगों में एकीकरण एवं संगठन पैदा करता है, वहीं दूसरी सांप्रदायिक तनाव एवं दंगों को भी जन्म देता है। धार्मिक कट्टरता, खून खराबा, भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच कई बार अनेक संघर्ष हुए हैं। और राजनीतिक संस्थाओं की यदि हम बात करें तो राजनीतिक संस्थाओं में जैसे संसद, सरकार, कानून, सरकारी विभाग, यदि इनमें अव्यवस्था उत्पन्न होती है तो अस्थिरता बढ़ती है और नियंत्रण स्थिर हो जाता है, तब अपराध जन्म लेते हैं। जब राजनेता एवं सरकारी अधिकारी भ्रष्ट हो जाते हैं तो अन्य लोग भी उनका अनुकरण करते हैं, जिससे अपराध को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो भारत में अपराध जो है आंकड़े देखें तो यहाँ एक मोटे मोटे रूप में जो कुछ बातें सामने आती है कि यहाँ स्त्रियों की तुलना में पुरुष द्वारा अधिक अपराध किए जाते हैं। दूसरा, गांवों की तुलना में नगरों में अधिक अपराध होते हैं। और तीसरी बात, बालकों की तुलना में युवकों द्वारा अधिक अपराध किए जाते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ अपराधों में भी वृद्धि हुई है। क्लिनार्ड ने औद्योगिकरण एवं नगरीकरण की वृद्धि के साथ साथ अपराधों की संख्या में भी वृद्धि की बात की है। भारत में अपराध संबंधी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ सामान्यतः सामाजिक आर्थिक समूहों में अपराध की दर सर्वाधिक है। अपराध संबंधी अध्ययनों में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि पिछले कुछ वर्षों में संगठित समूहों या गिरोह द्वारा किए जाने वाले अपराध जैसे नशीले पदार्थों का वितरण, वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियां उपलब्ध कराना, सोने की तस्करी आदि में वृद्धि हुई है। कहने का मतलब यही है, सारांश रूप में यदि हम बात करें
तो अपराध एक सामाजिक समस्या है और इस सामाजिक समस्या के लिए कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं है, बल्कि इसके लिए कई कारक उत्तरदायी हैं। और इन कारकों के साथ ही इस अपराध जैसी समस्या को कम करने के लिए कई सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं और कुछ व्यवस्थाएं भी बनाई गई है, जिसमें दंड की व्यवस्था की गई है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।